हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। यह अभी एक छोटा चैप्टर है और यहाँ से लगभग 2 से 3 सवाल हर साल नीट में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आपको इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए, हाईलाइटेड पीडीएफ, तो वो आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। हम लिंक टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर इस अध्याय के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से धारण नाइट्रोजन अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक हैं। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविष मतलब टॉक्सिक होता है। जो अमोनिया होता है सबसे ज़्यादा विषैला होता है, इसे हाईलाइट कीजिए। और इसके निष्कासन के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। दूसरा बोल रहा है यूरिक अम्ल कम विषैला होता है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? अमोनियोटेलिक बोलते हैं। अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के जो जीव होते हैं उन्हें अमोनियोटेलिक जीव बोलते हैं। और अमोनिया का उत्सर्जन कौन कौन करता है? अमोनिया का उत्सर्जन अनेक अस्थिल मछलियाँ, यहाँ हाईलाइट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। जो अस्थिल मछलियाँ होती हैं, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील होती है। जो अमोनिया होती है वो जल में आसानी से घुल जाती है, इसलिए आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह से या मछलियों के क्लोम गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इनका उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कीजिए कि जो अमोनिया के उत्सर्जन में जो किडनी होती है उसकी कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इन प्राणियों को अमोनियो से उत्सर्जी या अमोनियोटेलिक जंतु कहा जाता है। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक जंतु बोलते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? स्थलीय आवास में अनुकूलन है तो जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविष नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय, उभयचर और समुद्री मछलियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए कि यूरिया का उत्सर्जन कौन कौन करता है। स्तनधारी कई स्थलीय, उभयचर और समुद्री मछलियाँ जो होती हैं मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। जो अमोनिया होती है उसका कहाँ पर परिवर्तन होता है? यकृत में यूरिया में परिवर्तित किया जाता है अमोनिया को, जिसे वृक्कों द्वारा निस्यंद के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। आगे एनसीईआरटी बोल रही है कुछ प्राणियों के वृक्कों की अधात्री, जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं, में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघे तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल होता है। किन में पाया जाता है यूरिक अम्ल? कौन कौन से जंतु उत्सर्जन करते हैं? सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघे तथा कीट में नाइट्रोजन अपशिष्ट जो होता है यूरिक अम्ल होता है का उत्सर्जन करते हैं। जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में करते हैं। और ये जंतु कौन से होते हैं? इन जंतुओं के क्या बोलते हैं? इन जंतुओं को यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक बोलते हैं। इनके इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट इंग्लिश नेम भी दे देता है। अमोनिया को उत्सर्जन करने वालों को अमीनोटेलिक बोलते हैं और यूरिया को उत्सर्जन करने वाले को यूरियोटेलिक बोलते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले को यूरिकोटेलिक और जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। ये याद रखिएगा। आगे एनसीईआरटी बोल रही है प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है
जबकि जो कार्डेटा होते हैं, कशेरुकी होते हैं, में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। जो आदि वृक्क होता है प्रोटोनिफ्रीडिया, ये पैराग्राफ से अक्सर मैचिंग वाले सवाल आते हैं, इसे पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। क्या बोलता है, जो आदि वृक्क होता है प्रोटोनिफ्रीडिया, या इन्हें क्या बोलते हैं, और ज्वाला कोशिकाएं, वो किन में पाया जाता है, प्लांटिहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। और प्लांटिहेल्मिन्थीज में कौन आते हैं, चपटे कृमि आते हैं, जैसे प्लेनेरिया, रोटिफर तथा कुछ एनेलिड तथा सिफेलोकार्डेड, जिसमें कौन आता है, एम्फीऑक्सस आदि में उत्सर्जित संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एनसीईआरटी में कि आदि वृक्क जो प्रोटोनिफ्रीडिया होते हैं किन किन जंतुओं में पाए जाते हैं। सबसे पहले प्लांटिहेल्मिन्थीज, रोटिफर तथा कुछ एनेलिड तथा सिफेलोकार्डेटा में पाए जाते हैं। आदि वृक्क प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रोटोनिफ्रीडिया होता है वो प्राथमिक रूप से क्या करता है, प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे एनसीईआरटी बोल रही है केंचुए व अन्य एनेलिड। जो केंचुआ आपको पता होगा किस कौन से संघ फाइलम में आता है, एनेलिडा फाइलम में आता है। केंचुए व अन्य एनेलिड जो होते हैं उनमें नलिकाकार उत्सर्जी अंगक पाए जाते हैं जिनको वृक्कक कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें इंग्लिश में नेफ्रीडिया बोलते हैं, ये याद रखिएगा। वृक्कक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों के संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, ये याद रखिएगा। वृक्कक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वृक्कक को इंग्लिश में नेफ्रीडिया बोलते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, देखिए हम तिलचट्टे के बारे में पढ़ चुके हैं। तिलचट्टे में क्या पाई जा रही थी, तिलचट्टे में मेलपिगियन नलिकाएं पाई जा रही थी। आपको कमेंट करके बताना है कि कितनी मेलपिगियन नलिकाएं पाई जा रही थी और कहाँ पर पाई जा रही थी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। एनसीईआरटी बोल रही है तिलचट्टा जिसे कॉकरोच कहते हैं सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाई जाती है, मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन चुका है कि जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनमें मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, मेलपिगियन नलिकाएं पाई जाती हैं। मेलपिगियन नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में संबंधित होती हैं। झींगा जिसे प्रॉन बोलते हैं, जैसे क्रेस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथिकाएं बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं, या हरित ग्रंथियां ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, का उत्सर्जन में कार्य करती हैं। जो झींगा होता है और क्रेस्टेशियाई प्राणी होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, जो उत्सर्जन में सहायता करती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पूरा पैराग्राफ, यहाँ से बहुत मैचिंग वाले सवाल बने हैं, अक्सर बन जाते हैं, हर साल पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए इसे पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आपको बता दें जो कभी कभी पूछ लेता है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल में सबसे ज़्यादा विषैला कौन है, तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा विषैला अमोनिया होता है, उसके बाद यूरिया होता है, फिर यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और घुलनशीलता का कभी कभी क्रम पूछ लेता है, तो घुलनशीलता का क्रम क्या होता है, सबसे ज़्यादा अमोनिया घुलनशील होता है, फिर यूरिया होता है, फिर यूरिक अम्ल होता है, ये याद रखिएगा। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, आगे एनसीईआरटी मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा रही है। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, ये चित्र दिया गया है, चित्र अभी देखते हैं, पहले थोड़े एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। कि मनुष्यों में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क जिन्हें किडनी बोलते हैं, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। हमारे उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन शामिल होता है, हमारे उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। चित्र 16.1 दिया गया है, चित्र को अभी देखते हैं। वृक्क जो किडनी होती है वो सेम के बीज की आकृति की होती है। किडनी कैसी होती है, सेम के बीज की आकृति की, बीन शेप की होती है, गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वच्छी और तीसरी कटिकशेरुका के समीप स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, अंतिम वच्छी कशेरुकाएं टोटल कितनी पाई जाती हैं, 12 पाई जाती हैं, मतलब T12 से लेकर लंबर जो कटिकशेरुकाएं होती है लंबर 3L3 के बीच पाई जाती हैं। और कौन सी सतह पर स्थित होती हैं, उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है।
वयस्क मनुष्य के प्रत्येक किडनी की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसकी किडनी की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई के बारे में पूछ सकता है। और नीचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके भार के बारे में क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि किडनी का भार कितना होता है। इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। एक किडनी का भार दिया गया है कि 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कॉनकेव सतह के मध्य एक खांच होती है। उस खांच को क्या बोलते हैं? उस खांच को हाइलम बोलते हैं। चित्र में देखिए, जो खांच दिख रही है ये कॉनकेव सतह, इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइलम बोलते हैं। ये जो कॉनकेव सतह दोनों ओर दिख रही हैं, ये इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं हाइलम। हाइलम से क्या होता है? जो हाइलम होता है यहीं से होकर मूत्र नलिका जो होती है वो प्रवेश करती हैं। रक्त वाहिनियाँ प्रवेश करती हैं। कौन कौन प्रवेश करता है? मूत्र नलिकाएं प्रवेश करती हैं, रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं जो होती हैं इसी हाइलम भाग से प्रवेश करती हैं किडनी के अंदर। हाइलम के भीतर की ओर कीप के आकार की रचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे वृक्की श्रोणि बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे रीनल पेल्विस बोलते हैं, कहते हैं। चित्र ये नीचे दिया गया है, अभी चित्र में देखेंगे। इसमें रीनल पेल्विस जो दिया गया है, ये देखिए नीचे दिया गया है। ये यहाँ पर वृक्क पेल्विस है। इसको, ये जो भाग होता है इसी को क्या बोलते हैं? कीपाकार भाग, इसे वृक्क पेल्विस बोलते हैं। अभी चित्र को देखेंगे। कीप की आकार की रचना करता है जिसे वृक्की पेल्विस कहते हैं, तथा इससे निकलने वाले जो प्रोजेक्शन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? चषक बोलते हैं, जिन्हें कैलिक्स कहते हैं। चित्र में देखते हैं। चित्र में देखिए, ये दिया गया है, ये वृक्क पेल्विस हो गया ये भाग, और इसी से जो ये प्रक्षेप निकले हुए हैं, प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं कैलिक्स। हिंदी में इन्हीं को क्या बोलते हैं? चषक बोलते हैं। ये याद ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं इंग्लिश से नाम लिखा गया है, कहीं कहीं हिंदी से लिखा गया है। तो कैलिक्स को क्या बोलते हैं? हिंदी में चषक बोलते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? आगे एनसीईआरटी बोल रही है वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। जो किडनी की बाहरी सतह पर एक दृढ़ संपुट होता है जो क्या काम करता है? सुरक्षा का काम करता है, जिसे क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल बोलते हैं। जो किडनी होती है उसके दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? बाहरी वलकुट, जिसे इंग्लिश में कॉर्टेक्स बोलते हैं। और भीतरी भाग जो मध्यांश होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिडों, जिन्हें मध्यांश पिरामिड कहते हैं, उनमें बटा होता है। चित्र में देखिए, चित्र में ये जो आपको पिरामिड ये दिख रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को मध्यांश पिरामिड बोलते हैं। और ये किसका भाग होते हैं? मेडुला का भाग होते हैं। इन्हें मध्यांश पिरामिड बोलते हैं। और ये किसका भाग होते हैं? ये भाग होते हैं मेडुला का भाग होते हैं। और कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं, याद रखिएगा, जो कि चषकों में फैले रहते हैं। वलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें बर्तनी स्तंभ कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं। जो ये कॉर्टेक्स भाग होता है, ये अंदर जो मध्यांश पिरामिड होता है इसके अंदर फैला हुआ होता है, जो किसका भाग है? कॉर्टेक्स का भाग है। इन्हें क्या बोलते हैं? बर्टनी ऑफ स्तंभ बोलते हैं। इन्हीं को बर्टनी ऑफ स्तंभ कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक वृक्क में कितनी होती हैं? प्रत्येक किडनी में 10 लाख होती हैं जटिल नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। इंग्लिश में इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को नेफ्रॉन बोला जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि एक किडनी में कर कितनी पाई जाती है? एक किडनी में लगभग 10 लाख 1 मिलियन पाई जाती है, जो कि क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। पहला गुच्छ, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और दूसरा होता है वृक्क नलिका। गुच्छा वृक्की धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं, जिसे एफरेंट आर्टियोल से बनी केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। जो ग्लोमेरुलस होता है वो अभिवाही धमनिकाओं की बनी केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका द्वारा ले जाया जाता है। इससे रक्त किसके द्वारा ले जाया जाता है? जो इफरेंट आर्टियोल होती है उसके द्वारा ले जाया जाता है। चित्र में देखते हैं, ये चित्र देखो दिया गया है।
इसमें ये देखो अविवाहित धमनिका है, इससे इसके द्वारा यहाँ पर रक्त लाया जाता है। और जो ये अपवाहित धमनिका इफरेंट आर्टियोल है, इसके द्वारा रक्त यहाँ से ले जाया जाता है। और ये जालनुमा जो संरचना हो है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ बोलते हैं। ये कोशिका गुच्छ नहीं है, केशिका गुच्छ है, याद रखिएगा। अभी ये चित्र को देखते हैं, और ये चित्र पहले देख लेते हैं। इसमें देखिए ये अधिवृक्क ग्रंथि हो गई, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, वृक्क धमनी हो गई रेड वाली, और जो ये हल्का ये बैगनी रंग से दिखाया गया इसे वृक्क शिरा बोलते हैं। और ये किडनी हो गई, ये पृष्ठ महाधमनी हो गई, ये दोनों मूत्रवाहिनियाँ हो गई, और ये वल्कुट कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला भाग हो गया, और ये पेल्विस हो गया, और ये पश्चिम महाशिरा हो गया। इस प्रकार इनकी नेमिक भी याद रखिएगा। ये चित्र हम देख ही चुके हैं अच्छे से। और ये वृक्क का आवरण होता है, इसे क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं वृक्क के आवरण को। ये चित्र अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले थोड़ा एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, वृक्क नलिका दोहरे झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमैन संपुट से प्रारंभ होती है। जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, जो नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, पहला तो ग्लोमेरुलस हो गया, दूसरी होती है वृक्की नलिका, रीनल ट्रिब्यूल जिन्हें बोलते हैं। उनमें पहला भाग क्या होता है, बोमैन संपुट। क्या बोल रहे हैं, कैसा होता है बोमैन संपुट, कैसा होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बोमैन संपुट होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, और प्यालेनुमा बोमैन संपुट से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर गुच्छ होता है, जिसके भीतर क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है। गुच्छ और बोमैन संपुट मिलकर मेलपिगियन बॉडी अथवा वृक्क कणिका कार्पसल बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अभी आ चुका है। जो ग्लोमेरुलस और बोमैन संपुट होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मेलपिगियन बॉडी अथवा वृक्क कणिका बनाते हैं। चित्र में यह दिखाया गया है, अभी चित्र देखते हैं। बोमैन संपुट से एक अतिकुंडलित समीपस्थ संवलित नलिका, जिसे पीसीटी इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद वृक्काणु में, जिसे वृक्काणु का मतलब नेफ्रॉन में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है, जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा में एक और अतिकुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। अब चित्र को देखते हैं थोड़ा। चित्र में देखिए ये जो भाग होता है, ये जो प्यालेनुमा भाग होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोमैन संपुट बोलते हैं। ये किसका भाग है, ये वृक्की नलिका का भाग है। इसके बाद ये बोमैन संपुट आगे, ये जो नलिका होती है इसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ संवलित नलिका। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को पीसीटी बोलते हैं। उसके बाद ये हेयर पिन के आकार की संरचना बनाता है, जिसमें दो भुजाएं होती हैं। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी करेक्शन है कि ये जो आरोही भुजा गलत लिखा हुआ है। ये जो आरोही है ये अवरोही भुजा है, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। ये ऊपर वाली अवरोही भुजा है, और जो ये नीचे है ये कौन सी भुजा है, ये आरोही भुजा, इसे करेक्शन कर लीजिए। ये हिंदी वाली एनसीईआरटी में गलत लिखा है। और ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, हेनले पास बनाते हैं, हेनले लूप बनाते हैं। ये करेक्शन कर लीजिए। ये ऊपर वाली जो है, ये जो ऊपर से नीचे आती है ये अवरोही भुजा है। ऊपर से नीचे जो आती है वो अवरोही भुजा है, और जो नीचे से ऊपर जाती है ये आरोही भुजा है, और ये वाली अवरोही भुजा, ये करेक्शन कर लीजिए। और ये जो बाद में है इसे क्या बोलते हैं, इसी को दूरस्थ संवलित नलिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। और ये वासारेक्टा के बारे में अभी पढ़ेंगे, संग्राहक नलिका के बारे में भी अभी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, जो अनेक नेफ्रॉन वृक्काणुओं की दूरस्थ संवलित नलिका जो होती है डीसीटी होती है, वो एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। अनेक संग्रह नलिका मिलकर चषकों, जो कैलिक्स कहलाते हैं, के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्की श्रोणि में खुलती है। वृक्काणु की वृक्क कणिका समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के वल्कुट भाग में पाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृक्क का जो वल्कुट भाग में होता है वहाँ पर कौन कौन पाया जाता है, वृक्क कणिका पाया जाता है। वृक्क कणिका में कौन कौन आता है, ग्लोमेरुलस आता है, और बोमैन संपुट आता है। ये देखिए ये चित्र दिया गया है, ये इसको क्या बोलते हैं,
ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये जो प्यालेनुमा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोमैन संपुट। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मैलपिगियन बॉडी या वृक्क कार्पसल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन दोनों को साथ में ये बोलते हैं क्या, मैलपिगियन बॉडी या वृक्क कार्पसल। और ये कहाँ पर आते हैं, ये सब वृक्काणु वल्कुट भाग में आते हैं। और जो एनलेलोप होता है वो मेडुला भाग में पाया जाता है। अधिकांश नेफ्रॉन के एनलेलोप बहुत छोटे होते हैं। जो अधिकांश नेफ्रॉन होते हैं उनके एनलेलोप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे हुए होते हैं। ऐसे वक्राणुओं को क्या बोलते हैं, ऐसे वक्राणुओं को वल्कुटी वृक्काणु बोलते हैं। वल्कुटी वक्राणु हमारे शरीर में लगभग कितने होते हैं, 80 से 85% होते हैं। कुछ वृक्काणु के एनलेलोप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, सानिध्य मध्यांश वक्राणु या जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कितने होते हैं, ये लगभग 15 से 20% तक होते हैं और इन पर वासा रेक्टा उपस्थित होता है। और जो वल्कुटी नेफ्रॉन होते हैं उन पर वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होता है या तो बहुत आश्रित होता है, बहुत छोटा पाया जाता है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्क की नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे परिनलिका केशिका जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे परिनलिका केशिका जाल बोलते हैं। और ये कौन बनाती है, अपवाही जो एफरेंट आर्टियोल होती है वो बनाती है। इस जाल से निकलने वाली एक, इसी जाल से निकलती है, ये ध्यान रखना, इसी जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म नलिका हेनले-लोब के समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। जो वल्कुटी नेफ्रॉन होते हैं उन पर वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होते हैं या अत्यधिक आश्रित होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाईलाइट कर लीजिए कि जो वल्कुटी नेफ्रॉन होते हैं उन पर वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होते हैं या तो आश्रित होती है। चित्र में देखते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी ने जो बोला है, ये वाला चित्र है। इसमें देखिए जो ये इफरेंट आर्टियोल है अपवाही धमनिका, ये आगे कुछ जालों में बढ़ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, परिनलिका जाल बोलते हैं। और इसी से एक केशिका निकलकर ये हेनले-लोब के समांतर जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वासा रेक्टा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसी को वासा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, चित्र भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे एनसीईआरटी मूत्र निर्माण के बारे में बोल रही है। मूत्र निर्माण कैसे होता है मनुष्यों में, उसके बारे में पढ़ाया है। मूत्र निर्माण के 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, पहला होता है गुच्छी निस्यंदन। ये तीनों चरण इंपॉर्टेंट है। पहला होता है गुच्छी निस्यंदन, दूसरा होता है पुनरावशोषण, तीसरा होता है श्रावण, जो वृक्काणुओं के विभिन्न भागों में संपन्न होते हैं। पहले वाले को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छी निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है। एक किडनी द्वारा, जो दोनों किडनी द्वारा कितना औसत 1 मिनट में कितना रक्त का निस्यंदन होता है, 1100 से 1200 ml, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के आयतन का 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की केशिकाओं का रक्त दाब रुधिर की 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये 3 परतें हैं। ये परतें कौन कौन सी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली परत कौन है, गुच्छ की केशिका की रक्त दाब 3 परतों के कारण निस्यंदन होता है। इनमें 3 परतें हैं। गुच्छ की रक्त केशिका की अंतः उपकला, जिसे एंडोथेलियम बोलते हैं, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है बोमैन संपुट की उपकला, जिसे क्या बोलते हैं, पोडोसाइट बोलते हैं, और तीसरी कौन है, इन दोनों के बीच पाए जाने वाला आधारी झिल्ली। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इन्हीं तीनों को मिलाकर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं या निस्यंद झिल्ली बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। बोमैन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु पोडोसाइट कहलाती हैं। ये हम कहाँ पर पढ़ चुके हैं,
जो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन था जो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन हमने बोला था कि इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर हम पोडोसाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए ये सब वहाँ हर चैप्टर से रिलेटेड है, जो ह्यूमन एनाटॉमी के चैप्टर है वहाँ पर पूरा संरचनात्मक संगठन से बीच बीच में क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बोमैन संपुट की उपकला कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पोडोसाइट बोलते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती हैं, जिनसे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं, इन्हें निस्यंद खांच या खांच छिद्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों में रुधिर इतनी अच्छी तरह से क्षमता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छी निस्यंदन दर जीएफआर कहलाती है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट कीजिए, जीएफआर किसे कहते हैं? जो किडनी द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा होती है उसे जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। जो एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर कितनी होती है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 ml प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होती है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है, जिसे गुच्छी आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। गुच्छी आसन उपकरण को क्या बोलते हैं? JGA बोलते हैं। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन्न गुच्छ केशिकाओं को रेनिन के स्रावण के लिए सक्रिय करती है। इसे हाईलाइट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब गुच्छी निस्यंदन में दर में गिरावट हो जाती है तो जो आसन्न गुच्छ केशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? रेनिन के स्राव को सक्रिय करती हैं, जो वृक्कीय रुधिर के प्रवाह को बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः जीएफआर को पुनः सामान्य कर देता है। प्रति मिनट बनने वाले निस्यंद का आयतन 180 लीटर प्रतिदिन होता है। जो प्रतिदिन बनता है निस्यंद वो कितना होता है? 180 लीटर होता है। लेकिन हम जो मूत्र उत्सर्जित करते हैं वो मूत्र कितना होता है? लगभग एक दिन में 1.5 लीटर ही मूत्र हम उत्सर्जन करते हैं। इससे क्या समझा जा सकता है कि 99% जो निस्यंद होता है को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? पुनरावशोषण बोलते हैं। यह कार्य वृक्क नलिकाओं की उपकला कोशिकाएं, उपकला कोशिकाओं का क्या कार्य था? अवशोषण तथा श्रावण करना उपकला कोशिकाओं का कार्य था। इसीलिए उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। कौन कौन सी क्रियाविधि? दोनों सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों क्रियाविधि द्वारा अलग अलग खंडों पर करती हैं। उदाहरणार्थ निस्यंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन इत्यादि का सक्रिय रूप से परिवहन होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड तथा सोडियम आयन होते हैं उनका किस प्रकार करते हैं? उनका सक्रिय रूप से परिवहन करते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होती है। नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट होते हैं वो निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। नेफ्रॉन के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है, इस बात को समझिएगा कि वृक्कांड का जो प्रारंभिक भाग होता है वहाँ से जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब इसके जो अन्य भाग होते हैं वहाँ पर सक्रिय प्रक्रिया द्वारा भी अवशोषण होता है। आप पूछेंगे कैसे सर होता है? आपको पता होगा जो डीसीटी होती है वहाँ पर जल का कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सक्रिय अवशोषण होता है। कौन से हार्मोन द्वारा? एडीएच हार्मोन द्वारा या फिर वैसोप्रेसिन इसी हार्मोन को बोलते हैं उसके द्वारा, या एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा सक्रिय क्रियाविधि द्वारा जल का अवशोषण होता है। इसलिए याद रखिएगा जो जल होता है उसका निष्क्रिय तथा सक्रिय दोनों प्रकार से अवशोषण होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में H+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थ को स्रावित करती हैं। नलिकाकार स्रावण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनीय व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है।
अब एनसीईआरटी वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में पढ़ाई है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? समीपस्थ सम्मिलित नलिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीसीटी बोलते हैं। यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला की बनी होती है। इसे भी हम कहाँ पर पढ़ चुके हैं? इसे भी हम उसी चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जो समीपस्थ सम्मिलित नलिका होती है नेफ्रॉन की, उस कैसी बनी होती है? सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर की बनी होती है। और इस पर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व तथा 70 से 80% वैद्युत अपघट्ट और जल का पुनरावशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनीय संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ और अमोनिया आयनों का निस्यंद में श्रवण और जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं SCO3- का पुनरावशोषण करती है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है हेनले लोब। हेनले लोब की जो आरोही भुजा होती है न्यूनतम पुनरावशोषण दर्शाती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सबसे कम पुनरावशोषण का होता है हेनले लोब की आरोही भुजा में होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतरकाशीय तरल की परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लोब की अवरोही भुजा जल के लिए, ये देखिए ये एनसीईआरटी यहाँ भी एक गलत लिखे हुए हैं कि जो अवरोही भुजा होती है, जो हेनले लोब की अवरोही भुजा होती है वो कैसी होती है? जल के लिए पारगम्य होती है। यहाँ पर अपारगम्य लिखा गया, इसे सही कर लीजिएगा। जो अवरोही भुजा होती है जल के लिए पारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघट्टों के लिए सक्रियता या धीरे धीरे पारगम्य होती है। जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं उनके लिए अपारगम्य होती है या धीरे धीरे पारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को सांद्र करती है। अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। देखो नीचे सही लिखा गया है कि जो आरोही भुजा होती है वो जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है। लेकिन वैद्युत अपघट्ट का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्यंद ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे वैद्युत अपघट्ट के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद तनु या डायलोट होता जाता है। इस चित्र को अभी देखते हैं। आगे एनसीईआरटी डीसीटी के बारे में बोल रही है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका जिसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। कौन सी विशिष्ट परिस्थितियाँ, ये याद रखिएगा। हर समय नहीं होता, जब विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं तभी डीसीटी भाग से सोडियम आयन और जल का पुनरावशोषण होता है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण एवं H+ K+ और अमोनिया का चयनात्मक श्रावण करती है। अब जो बची संग्रह नलिका होती है, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। यह लंबी नलिकाकार वृक्क के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा H+ और K+ आयनों के चयनात्मक श्रावण द्वारा रक्त के आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। ये देखिए ये चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने सही लिखा हुआ है कि ये जो नीचे की ओर जा रही है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवरोही भुजा। क्या बोलते हैं? अवरोही भुजा। ये देखिए यहाँ पर सही लिखा है। जो ऊपर की ओर जा रही है उसे क्या बोलते हैं? ये देखिए यहाँ पर आरोही भुजा होगा। इधर सही लिखा लेकिन इधर गलत लिख दिया है। ये जो ऊपर की ओर जा रही है ये आरोही भुजा है। ये देखिए नीचे ये सही लिखा हुआ है ये आरोही, लेकिन यहाँ पर फिर गलत लिख दिया है। इसे आप अपने एनसीईआरटी में सही कर लेना। ये चित्र दिया गया है, इसे एक बार देख लीजिएगा। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? निस्यंद क्षनित को सांद्र करने की क्रियाविधि। जो निस्यंद होता है उसको अब सांद्र करना है क्योंकि हमें जल को हानि होने से बचाना है। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लोब और वासा रेक्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांद्रित मूत्र में कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वासा रेक्टा और हेनले लोब।
हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं के मध्य के बहाव में भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न होता है। हेनले लूप व वासा रेक्टाओं के बीच की नज़दीकी तथा इनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतरकाश, जिसे इंग्लिश में मेडुलरी इंटरस्टिशियम के परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। यहाँ इनमें एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है? इनमें एनसीईआरटी ये बोल रही है कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो 3 स्थलों पर होता है। पहला तो होता है हेनले लूप की भुजाओं के बीच होता है। दूसरा कौन होता है? जो वासा रेक्टा यू आकार का आया हुआ है उनकी भुजाओं के बीच होता है। और तीसरा कौन होता है? हेनले लूप की भुजा और वासा रेक्टा की भुजा के बीच होता है। इस प्रकार 3 जगह काउंटर करंट मैकेनिज्म साथ साथ चलता है। इन लाइनों में एनसीईआरटी ये बोल रही है। आगे क्या बोल रही है? परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है। जो परासरण दाब होता है मध्यांश के बाहरी भाग से जो अंदर की तरफ जितना जाएंगे उतना ही वो बढ़ता जाता है। जैसे कि वलकुट की ओर लगभग कितना होता है? 300 मिली ऑस्मॉस प्रति लीटर होता है और आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 मिली ऑस्मॉस प्रति लीटर होता है। ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका चित्र नीचे दिया गया है। ये चित्र दिया गया है। ये देखिए ये वलकुट भाग है। ये कौन सा भाग है? ये वलकुट भाग है। यहाँ पर इसकी परासरणता कितनी है? ये ऊपर वाला वलकुट भाग है। इसकी परासरणता कितनी है? 300 है। 300। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे मध्यांश की तरफ वैसे वैसे इसकी परासरणता बढ़ती जाएगी और लास्ट में कितनी हो जाती है? 1200 मिली ऑस्मॉस प्रति लीटर हो जाती है। ये एनसीईआरटी बोल रही है। आगे पढ़ते हैं। यह अप्रमणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा एनसीईआरटी नीट में कि ये प्रवणता जो होती है किसके कारण बनती है? सोडियम आयन तथा यूरिया के कारण बनती है। जो NaCl होता है और जो यूरिया होती है उसके कारण बनती है। NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है। जो NaCl का परिवहन होता है हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनले लूप की आरोही भुजा के साथ विनियमित किया। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने फिर गलत लिखा है। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हेनले लूप, यहाँ पर क्या है? वासा रेक्टा है, जिससे वासा रेक्टा की अवरोही भुजा के साथ विनियमित किया जाता है। चित्र में आप देख के बता रहे हैं आपको कैसे। चित्र में ये जो दिया गया है ये देखिए, ये पहला चित्र है। ये किसका है? ये जो है ये हेनले लूप है। एनसीईआरटी बोल रही है कि NaCl का परिवहन हेनले लूप की अवरोही भुजा द्वारा होता है। तो ये हेनले लूप की ये हो गई अवरोही भुजा। इसमें देखिए ये NaCl बाहर निकल रहा है और इसको किसके द्वारा ले लिया जाता है? विनियमित किया जाता है। हेनले जो उसके बाद वासा रेक्टा होती है, इस जगह क्या है? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा की जो अवरोही भुजा होती है, वासा रेक्टा की अवरोही भुजा कौन सी होती है? ये वाली होती है। इसके साथ विनियमित कर दिया जाता है। इस प्रकार ये अपने एनसीईआरटी में सही कर लेना कि यहाँ पर हेनले लूप की जगह क्या है? वासा रेक्टा है। वासा रेक्टा की अवरोही भुजा के साथ विनियमित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतरकाश को वासा रेक्टा की अवरोही भुजा द्वारा वापस लौटा दिया जाता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको अंतरकाश में किसके द्वारा? जो वासा रेक्टा की आरोही भुजा होती है। ये देखिए चित्र में ये जो आरोही भुजा है ये इसके द्वारा पुनः NaCl को यहाँ बाहर मुक्त कर दिया जाता है। ये देखिए एनसीईआरटी ने बना रखा है, इसको बाहर मुक्त कर रही है। NaCl को अंतरकाश में पुनः लौटा दिया जाता है। इस प्रकार अपने एनसीईआरटी में इसको सही कर लीजिएगा। इस चैप्टर में काफ़ी गलतियाँ मिल गई हैं। इस प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले अवरोही भाग से विस्तरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतरकाश को पुनः लौटा दी जाती है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोला इसको अभी चित्र में देखते हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो यूरिया होती है उसकी कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले भाग, जो पतला भाग होता है उसके अवरोही भाग से विस्तरण द्वारा उसमें प्रवेश होती है और उसको किसके द्वारा? संग्रह नलिका द्वारा अंतरकाश में पुनः लौटा दिया जाता है। चित्र में देखते हैं। यह देखिए चित्र है।
यहाँ से कुछ यूरिया, ये पतला भाग होता है, ये अवरोही भाग है हेनले लोब का, आरोही भाग, यहाँ से कुछ यूरिया इसमें प्रवेश होती है और उसके बाद जो ये संग्रह नलिका है यहाँ से उसे वापस फिर अंतरकाश में लौटा दिया जाता है। ये एनसीईआरटी बोल रही है। ये थोड़ा कठिन है, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा कठिन इस चैप्टर में यही काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने में लगता है, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप एक बार अच्छी तरह समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं, ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लोब तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि, इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतरकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतरकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद का सांद्रण करती है। चित्र को हम देख ही चुके हैं। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि ऊपर जो वलकुट भाग था वहाँ पर कितनी थी, परासरणता 300 थी, और जब नीचे हम आते हैं तो वहाँ पर कितनी हो जाती है, 1200 हो जाती है। इस प्रकार हम कितने गुना सांद्र मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, 4 गुना सांद्र मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने का मुख्य क्रियाविधि है। अब वृक्क की क्रियाओं का नियमन है, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनः भरण क्रियाविधि, सानिध्य गुच्छ उपकरण जेजीए और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन, शरीर तरल आयतन और आयनीय सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती हैं। शरीर में मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास मूत्रलता या डायूरेसिस कहलाता है। शरीर से अधिक, ये हाईलाइट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास होता है उसे क्या बोलते हैं, मूत्रलता या डायूरेसिस बोलते हैं। इन ग्राहियों को सक्रिय कर देता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन, जिसे एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। एडीएच नलिका के अंतिम भाग क्या हो गया, डीसीटी। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो कि एडीएच क्या करता है, नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि परासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनः भरण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्राव को निरोध करती है। एडीएच वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों के संकुचनीय प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। जो एडीएच होता है वो वाहिनियों को संपीड़न कर देता है, दबा देता है, जिससे रक्तदाब होता है जो वो बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है, जीएफआर बढ़ जाता है और इससे जीएफआर बढ़ जाता है। और एक जेजीए की जटिल नियमनकारी भूमिका होती है। गुच्छी रक्त प्रवाह, गुच्छी रक्तदाब, जीएफआर में गिरावट से जो जेजी कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय होकर क्या करती हैं, वो सक्रिय होकर रेनिन का स्राव करती हैं, रेनिन को मुक्त करती हैं। और रेनिन क्या करता है, रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और बाद में एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए कि जो ये रेनिन होता है क्या काम करता है, रक्त में जो एंजियोटेंसिन उपस्थित होता है उसको एंजियोटेंसिन पहले फर्स्ट में बदलता है, उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है। एंजियोटेंसिन जो सेकंड होता है एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, मतलब ये जो वाहिनियाँ होती हैं उनको संकुचित करता है, दबा देता है, जिससे क्या होता है जो गुच्छी रुधिर दाब तथा जीएफआर को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क वलकुट को एल्डोस्टेरॉन हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन के
जो एल्डोस्टेरॉन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग का मतलब डीसीटी में सोडियम आयन तथा जल का पुनरावशोषण कराता है। एक तो एडीएच हार्मोन करवा रहा था और दूसरा कौन है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है। वो भी क्या करवाता है, सोडियम आयन तथा जल का पुनरावशोषण करवाता है। इससे भी रक्तदाब तथा जीएफआर में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि क्या कहलाती है, रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को रास बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं। अब आपको संक्षेप में थोड़ा बता देते हैं इसमें क्या एनसीईआरटी बोल रही है कि जो अपना जेजी सेल रेनिन का स्राव करती हैं, वो क्या करती हैं, वो जो निष्क्रिय रूप में एंजियोटेंसिन पड़ा होता है रक्त में, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देती हैं। उसके बाद ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में बदल जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियो जो होता है ये एंजियोटेंसिन सेकंड, ये 3 प्रकार से कार्य करता है। पहला क्या करता है, पहला तो वाहिनी संपीड़क होता है, जिससे वाहिनियों का व्यास कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरे नंबर में क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या स्रावित करवाता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, जिससे क्या होता है, डीसीटी में जो दूरस्थ संवलित नलिका होती है उसमें सोडियम तथा जल का अवशोषण करवाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे जीएफआर बढ़ता है और बीपी बढ़ जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर में क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले प्यास केंद्र हैं, प्यास केंद्र कहाँ पर पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में, वो उनको सक्रिय कर देता है, जिससे वो जल ग्रहण करने लगते हैं, जिससे आहार नाल में जल का अवशोषण अधिक होने लगता है, जिससे क्या होता है, जिससे जीएफआर रेट बढ़ जाता है। इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इंग्लिश में इसे ये रॉस बोलते हैं। इसमें एनसीईआरटी ये बोल रही है, आप अच्छी तरह से इसे तैयार कर लीजिएगा। अब आगे एनसीईआरटी बोल रही है, हृदय के आलिंद में अधिक रुधिर का बहाव से आलिंद नेट्रियरी कारक होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ANF स्रावित होता है। ये ANF क्या करता है, वाहिका विस्फारक होता है। विस्फारण मतलब वाहिनियों को फैला देता है, रक्त वाहिकाओं को विस्फारण करता है, जिससे क्या होता है, जिससे रक्तदाब कम हो जाता है, रक्त वाहिनियों का व्यास बढ़ जाता है, जिससे जीएफआर पुनः कम हो जाता है। इस प्रक्रिया से ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि के नियंत्रण का काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। वहाँ पर पूछेगा नीट में सवाल कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, वो नियंत्रित होती है ANF के द्वारा नियंत्रित होती है। अब आगे एनसीईआरटी मूत्रांड के बारे में बोल रही है, वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संकेत जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया को क्या बोलते हैं, मूत्रण बोलते हैं, और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ से क्वेश्चन बोलता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम सामान्य स्थिति में होते हैं तब मूत्राशय क्या होता है, मूत्राशय तब शिथिल अवस्था में होता है, और जब हम मूत्र त्यागते हैं उस समय क्या होता है, उस समय जो हमारा मूत्राशय होता है वो संकुचित होता है, और जो अवरोधनी होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं। सामान्य स्थितियों में तो अवरोधनी क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं, और जब मूत्र त्याग होता है, जब मूत्राशय संकुचित होता है और जो अपनी अवरोधनी होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, जिससे हम मूत्रण की क्रिया को संपन्न करते हैं। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। एक दिन में एक व्यक्ति कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है, 1 से 1.5 लीटर। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय द्रव है जो रंग में हल्का पीला होता है तथा थोड़ा अम्लीय होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि जो मूत्र होता है उसका पीएच कितना होता है, 6 होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। एक व्यक्ति एक दिन में कितने ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है, 25 से 30 ग्राम। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने की कुसक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थित ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थित कीटोन यूरिया मधुमेह डायबिटीज मिटाइलिस के लक्षण है। ये हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित होता है उसे ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, जब कीटोन का उपस्थित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कीटोन यूरिया या मधुमेह, इसी को बोला जाता है, जिसे डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। अब आगे उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका क्या होती है वो पढ़ाया गया है। वृक्कों के अलावा फुस्फुस यकृत और वृक्क भी उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। किडनी के अलावा कौन कौन से अंग होते हैं? फेफड़े होते हैं, हमारे यकृत होते हैं और हमारी त्वचा होती है। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन करते हैं, कितना? लगभग 200 ml प्रति मिनट, और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसे यकृत ग्रंथि बोलते हैं, पित्त का स्रावण करती है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें बिलुर्बिन तथा बिलीवर्डिन होते हैं, जो और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषधि आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित स्वेद ग्रंथियां तथा तैल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। स्वेद ग्रंथियां द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को ठंडा रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कथन कारणों वाले में बन चुका है, हाईलाइट कर लीजिए। पसीने का मुख्यतः क्या कार्य होता है? वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा शरीर को ठंडा रखना होता है, लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तैल ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट का निष्कासन लार द्वारा भी होता है? अब वृक्क विकृतियों के बारे में एनसीईआरटी बोल रही है। वृक्कों की कुसक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरेमिया बोलते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। यह वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन होमोडायलिसिस रक्त अपवहन द्वारा होता है। रक्त अपवहन, जिसे होमोडायलिसिस बोलते हैं, के प्रक्रम में रोगी के धमनी से रक्त निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कीजिए, कहाँ से रक्त लिया जाता है? रोगी के धमनी से रक्त लिया जाता है। निकाल कर उसमें क्या मिलाते हैं? हिपैरिन, जिसे क्या बोलते हैं? हिपैरिन क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। मिलाकर अपवहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलेफेन नली होती है और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफोन जो झिल्ली होती है से अपवहन द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपवहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध रक्त में हिपैरिन विरोधी डालकर उस रोगी की शिराओं कहाँ से चढ़ाया जाता है? पुनः रोगी में कहाँ से भेजा जाता है? और क्या डाला जाता है? एंटी हिपैरिन डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क का प्रत्यारोपण है, वृक्क का ट्रांसप्लांटेशन है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ाती हैं। अब दूसरा एक रोग है जिसे क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। यह क्या होता है? वृक्क में बनी पथरी या अघुलनशील क्रिस्टल लवण के पिंड होते हैं, जैसे ऑक्जेलेट। ये इसको क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। और ये याद रखिएगा, ये पिंड कैसे बने होते हैं? ऑक्जेलेट से बने होते हैं।
और तीसरा रोग है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गुच्छी शोथ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वृक्क के गुच्छ शोथ की प्रदाहता हो जाती है। इस प्रकार इस चैप्टर को देख चुके हैं और इसमें काफ़ी गलतियां हैं इस चैप्टर में। आप अपने एनसीईआरटी में यहाँ से जाकर इस चैप्टर में सही कर लीजिएगा, उनको अलग से एनसीईआरटी में काट कर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर में और जो दूसरे चैप्टर हैं उनसे ज़्यादा गलतियां हैं। इससे आपके जो नीट में क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो सकते हैं। जो हमने पढ़ाया एकदम सही है, इसी के से आप अपनी एनसीईआरटी की मैचिंग करके अपनी एनसीईआरटी को सही कर लीजिएगा, जिससे आपसे आपका जो कोई भी क्वेश्चन है नीट का वो गलत नहीं होगा। या फिर आपने कहीं पहले पढ़ा हुआ होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा, इसे सही करवाया गया होगा। अगर नहीं सही करवाया गया है तो आप सही कर सकते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एक अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और जो ये जक्सा जो वहाँ पर दिया गया है चित्र, ये वाला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी वो मैकेनिज्म है जो वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।